हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं इटर्नल्स के थर्ड पार्ट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मशीन हमें बता रही है ये है थीना। ये एक बुक और ब्लेड है, शायद तुम्हें ये पसंद आएगी और वो भी शायद तुम्हें पसंद करे। और यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। वो अपने बिना सपनों के नींद से उठी है। उसे बहुत ही ज्यादा आजादी महसूस हो रही है। वो अपने लवर को चूमती है। उसे पता है कि वो 10 या 40 साल तक मर जाएगा। वो ट्राई करती है कि उसको इस बात से फर्क ना पड़े। वो काफी चीजों में अच्छी है पर सभी में नहीं। फिर भी उसने अपना मन बनाया, चाहे उसे पता था कि एटर्नल्स क्या सोचेंगे जिनको वो वहाँ छोड़ आई है। थेना एक देवी है जो कि हेल में है और ये जगह है लेमुरिया। ये डेविएंट्स की एक कैपिटल सिटी है। यहाँ पहले 100 की पॉपुलेशन होती थी बट अभी तो शायद कोई गिन भी ना पाए। तभी उसे ऐसा फील होता है कि उसके पीछे कोई है। वो उस पे चाकू फेंकती है। ये एक निंजा होता है। वो कहता है तुम तो परछाइयों पर भी चाकू फेंकती हो, वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो कहती है किंगो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम कोई निंजा नहीं हो और बाकी लोग जो भी यहाँ छुपे हैं वो बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। मैंने ओलंपिया इसीलिए छोड़ा था ताकि मैं तुम लोगों से दूरी बनाए रखूं। तो सरसी उसे कहती है जैसे कि तुमने कहा किंगो कोई निंजा नहीं है, तो मैं भी तुम्हें कहूंगी तुम कोई डेविएंट नहीं हो। तो वो कहती है सरसी तुम किसी के कैरेक्टर को जज नहीं कर सकती। और ये सब हो क्या रहा है? क्या मुझे मेरी तलवार निकालनी चाहिए? तो सरसी कहती है मुझे नहीं पता, क्या तुम्हें चाहिए? अभी उसका लवर वहां से भाग जाता है। वो कहता है मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। वो कहती है हाँ यहाँ से चले जाओ तुम, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली मेरे से बात करने आई है। किंगो कहता है ये तो मुझे डरा लगता है। तो वो कहती है कि उसके लोगों के इतने बड़े दुश्मन यहाँ हो और उसने कच्छा भी ना पहना हो तो वो डरेगा ही, जबकि स्प्राइट अपने हाथों से इतने डेविएंट्स को मार चुकी है। तो स्प्राइट कहती है मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। तो सरसी कहती है ये सब छोड़ो, हम यहाँ कुछ और बातचीत के लिए आए हैं। तो वो स्प्राइट को कहती है कुछ दिखाने को। तो वो अपनी पावर का यूज करती है और उनको कुछ दिखाती है। स्प्राइट कहती है कि मशीन को पता है तुम जूरा से मिली थी 24 घंटे पहले, बट यहाँ काफी डिस्टर्बेंस है। तो थेना कहती है मैं उसे अपने प्लान बताने गई थी, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है हमारी जो ड्यूटी थी सेलेस्टियल के लिए वो खत्म हो चुकी है। वो बताती है कि वो जोरस के पास गई थी और उसने बताया कि वो अभी उन मॉन्स्टर को नहीं खत्म करेगी बल्कि वो उनकी हेल्प करेगी। तो उसने मुझे कहा कि तुमने वहां भी कोई बॉयफ्रेंड बना लिया क्या? तो सरसी कहती है तुमने झूठ तो बोला नहीं होगा। तो वो कहती है हाँ, क्योंकि एटर्नल्स झूठ नहीं बोलते। और उसने भी मुझे अपने विचार बताए इसके बारे में। फिर मैंने भी उसको वो कहा जो मैंने उस टाइम सोचा। तो वो कहती है कि उसने उसको कहा था कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी पिताजी, अच्छा होता आप मरे ही रहते। सरसी कहती है देखा, इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं तुमसे सवाल जवाब करने। तो वो कहती है वेट, तुम्हारा मतलब वो मर चुके हैं? और यहाँ हम पहुंच चुके हैं न्यूयॉर्क में और ये है रॉबसन का घर। यहाँ पर उस लड़के के पिता बाहर आते हैं तो वो इकारिस को देखते हैं उड़ते हुए और वो चौंक जाते हैं। वो कहते हैं मेरा नाम है एलेक्स, मैं रॉबसन का पिता हूँ, तुम मेरी प्रॉपर्टी पे क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी पे नहीं हूँ। कुछ टाइम बाद वहाँ और भी लोग आते हैं और वो उसकी फोटोएं खींचनी शुरू कर देते हैं। उसके पिता कहते हैं कि ये न्यूयॉर्क है, वैसे तो यहाँ उड़ने वाले आदमी के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए और वो भी इतनी बारिश में। आई थिंक तुम यहाँ पे कुछ कर भी नहीं रहे, इसलिए लोगों का ज्यादा ध्यान है। ये मेरी प्रॉपर्टी की कीमतों को गिरा देगा और सारा इल्जाम मेरे पे आएगा। वो कहता है तुम यहाँ हो क्यों? तो उसका बेटा बताता है कि ये नाइट को भी मेरे पास आया था और मुझे लगा कि कोई सपना है। तो उसकी मॉम कहती है कि इसने तुम्हें क्या कहा? तो वो बताता है कि इसने मुझे कहा कि वो मुझे बचाने आया है। तो उसकी मॉम कहती है कि हमारे बेटे को खतरा किससे है? तभी इकारिस कहता है अंदर चले जाओ, यहाँ पे ओले पड़ने वाले हैं। तो उसकी मॉम कहती है हम छोटे मोटे ओलों से नहीं डरते। वो कहता है ये कोई छोटा मोटा नहीं होगा। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा ओला आता है जो सारी गाड़ी को तबाह कर देता है। इकारिस अपनी शक्तियों का यूज करता है और बाकी बड़े बड़े ओलों को तोड़ के रख देता है और वहाँ तबाही होने से बच जाती है। तो उस लड़के की मॉम कहती है क्या तुम अंदर आना चाहोगे? तुम यहाँ के लोगों को डरा रहे हो, क्यों ना तुम थोड़ी कॉफी पियो। इकारिस उनके साथ अंदर चला जाता है। उस लड़के के पिता कहते हैं ये जो मौसम खराब हुआ था क्या ये हमारे लड़के ने किया है? तो इकारिस कहता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं सेंस कर पा रहा हूँ इसके पास कुछ स्पेशल शक्तियां नहीं है। तो रॉबसन कहता है वाह, एक एलियन आके मेरी बेइज्जती कर रहा है। तो इकारिस कहता है मुझे बस इतना पता है कि इस लड़के पे मुसीबत आने वाली है और उसकी जिम्मेदारी मेरे पे होगी। मुझे ज्यादा डिटेल्स के बारे में नहीं पता, मैं इसका तब तक ध्यान रखूंगा जब तक मुझे विश्वास नहीं हो जाता कि ये सेफ है। मैं इसको बस बचाना चाहता हूँ। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है, बट तुम ये कैसे कह सकते हो कि अगर तुम यहाँ हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे कि कोई सिल्वर सर्फर या कोई उड़ने वाला आ जाए यहाँ पे हमला करने के लिए। तो उसका पति कहता है सोफिया मुझे लगता है सिल्वर सर्फर अच्छों में से है। तो वो भी कहती है कि मैंने कॉलेज टाइम में काफी सर्फर को डेट किया है, मुझे नहीं लगता वो अच्छे होते हैं। उसके पिता कहते हैं क्या तुम टोबी को कहीं नहीं डाल सकते किसी स्पेस वॉल्ट में, वहां पे वो सेफ रहेगा। तो इकारिस कहता है हमारे पास कोई भी स्पेस वॉल्ट नहीं है और आइसोलेशन नॉन एटर्नल्स के लिए नहीं बनी।
उसकी मॉम कहती है तुम मेरे बेटे को आइसोलेशन में नहीं रखोगे, इससे उसकी पढ़ाई पे फर्क पड़ेगा और वो स्कूल भी नहीं जा पाएगा अगर वो तुम्हारी स्पेस वॉल्ट में होगा। तो इकारिस कहता है मैं पहले ही कह चुका हूँ हमारे पास स्पेस वॉल्ट नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है बट तुम्हें कुछ और अच्छा सोचना चाहिए। तो टोबी भी कहता है क्यों ना हम इसको कपड़े पहना दे और अपना कजन बना ले और हम कहेंगे कि ये 6 फुट का एक बॉडी बिल्डर है। वो कहता है इकारिस को कि तुम्हें इतनी परवाह क्यों है, क्या तुम मेरे गार्डियन एंजल हो या और कुछ। तो वो कहता है मैं इकारिस हूँ और मैं पूरी धरती का गार्डियन एंजल हूँ और आज मैं तुम्हारा हूँ टॉबी रॉबसन। वो कॉफी पीता है और कहता है ये कॉफी अच्छी है सोफिया। वो कहती है थैंक यू। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं थैना के पास और यहाँ मशीन हमें बता रही है कि वो मुझे असेस कर रही है। वो प्यार में इतनी डूब चुकी थी कि उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और उसे पता भी चल गया कि मशीन खराब हो चुकी है और ये भी कि जोरस वापस नहीं आने वाला और ये प्लेनेट अभी डेंजर में है। वो उन लोगों से कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो, हमें खूनी को ढूंढना होगा। रस्सी कहती है हम ढूंढ रहे हैं। मशीन कहती है मैंने कहा था ना थैना काफी चीजों में अच्छी है और सरसी को पता है कि वो बहुत अच्छा झूठ भी बोल सकती है और ये डिबेट इनके बीच में कोई न्यू नहीं है। थैना कहती है क्या तुम सीरियस हो, तुम मुझ पे शक कर रही हो? वैसे अगर मैं कहूँ तुम इतनी स्मार्ट हो, ये साजिश तुम भी कर सकती हो और ये तुम पहले भी कर चुकी हो और तुम इतनी स्मार्ट हो कि तुम अपना इल्जाम किसी पे लगा सकती हो। यहाँ तुम्हें मुझसे इतनी चिढ़ मचती है जो तुम ऐसा कर रही हो। और यहाँ हम एक फ्लैशबैक सीन में पहुंच चुके हैं जो कि है 1 लाख साल पहले का। यहाँ पर सरसी ने बुलाया है थैना को खाने पर। तो सरसी कहती है मुझे खुशी हुई तुम आ गई। तो वो कहती है तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है इन जानवरों के बीच में खाना खाने के लिए, इस सब का क्या पॉइंट है सरसी? तो सरसी कहती है अगर तुम्हारे पास ड्रामा हो तो उसके लिए स्टेज भी चाहिए होती है। हाँ मुझे कुछ मिला है, तुमने अपना एक और बॉयफ्रेंड बना लिया ना उन डेविएंट्स के बीच में। तो वो कहती है वो पहले वाले जैसा नहीं है, वो कोई वॉरलॉर्ड नहीं है, वो बहुत ही शांत है, वो ब्रिलियंट है और साइंस में विश्वास करता है। तो सरसी कहती है मेरे पीछे आओ। तो वो दोनों किसी और जगह पर पहुंच जाते हैं। तो थैना कहती है मुझे नहीं पता तो मुझे ऐसे जज क्यों करती हो, तुम्हारे में तो इतने लवर रहे हैं जिसमें कि मनुष्य भी थे, तुम्हें भी तो जल्दी लव हो जाता है। तो सरसी कहती है मैं तुम्हारे जैसा नहीं करती लव, मैं जानती हूँ कि उनके अंदर कुछ वीकनेस है जो हमारी स्ट्रेंथ है और वो हमारे जैसे नहीं बन सकते क्योंकि हम एटर्नल्स हैं, हम कभी नहीं मरने वाले, पर उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है एक दिन। लव एक ऐसी चीज है जो एटर्नल्स कभी नहीं कर सकते और मेरा लव एक एक्ट होता है, मैं ये दिल से नहीं करती। और अगर तुमने भी अपने दिल से प्यार नहीं किया होता तो आज शायद तुम्हें ये दिख जाता। वो उसे कहीं अजीब सी जगह पे लेके जाती है, वो उसको दिखाती है कि वहाँ पर काफी बॉडीज पड़ी होती हैं, उनके बॉडी पार्ट्स कटे हुए होते हैं और खुले हुए होते हैं। तो सरसी उसको बताती है जो तुम्हारा लवर है वो अपनी लाइफ को बढ़ाना चाहता है, इसीलिए वो अपने पार्ट्स बदल देता है ह्यूमंस के साथ ताकि वो और ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सके। वो तुमसे झूठ बोलता है और वो तुम्हें स्टडी करता है और वो तुमसे ही सीखता है, वो तुम्हें एक नमूना समझता है बस। तभी उनके पीछे कोई आता है जो कहता है एक नमूना नहीं, एक बहुत ही स्पेशल नमूना, और ये उसका लवर होता है जो एक मशीन को ऑन करता है। वो कहता है मैं बस तुम्हारे जैसा बनना चाहता था। अभी हम देखते हैं वहाँ पे मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं और थैना उन सबको काट के रख देती है और वो अपने लवर को भी नहीं छोड़ती। वो कहती है मैंने इससे प्यार किया था। तो सरसी कहती है हाँ एक बार उसने भी किया होगा, बट तुम्हें लगता है डिविएंट्स किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तुम उनसे प्यार करती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो शायद चेंज हो जाएंगे, बट वो तो बने ही मारने के लिए हैं, वो लोगों को मार के ही जीते हैं और अगर तुम उनके जैसा बनोगी तो तुम दोनों ही फेल हो। वो आंसू बहाते हुए कहती है मैं कभी भी किसी डेविएंट से प्यार नहीं करूंगी। तो मशीन कहती है जैसा कि हमें पता है ये सबसे बड़ा झूठ है क्योंकि उसे भी अपने दिल का नहीं पता कि उसे क्या चाहिए और जितना थैना का दिल खुला है सरसी का दिल उतना ही बंद है। एक टाइम आएगा कि थैना अपने लेसन्स को भूल जाएगी पर सरसी को याद रहेंगे। यहाँ पर सरसी उसको कहती है तुमने एटर्नल्स के साथ धोखा किया यहाँ पर रहने के लिए और तुम्हें अपने पिता पे गुस्सा था और तुम उनको मारना भी चाहती थी और वैसे भी जोरस कभी भी डेविएंट्स का दोस्त नहीं रहा। तो वो कहती है हाँ मैंने कहा था कि मैं उसको खत्म कर दूंगी पर मैं खूनी नहीं हूँ। तो किंगो कहता है क्यों ना हम कॉम्प्रोमाइज करें और थैना जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तुम हमारे साथ ही रहो। तो स्प्राइट कहते हैं हाँ तुम एक अच्छे हाथों में हो, ये लोग मुझ पे भी विश्वास नहीं करते, तुम भी ज्वाइन कर लो हमारे अनट्रस्टी वर्दी गैंग को। तो वो कहती है अगर मैं ना कहूँ तो सरसी उसको कहती है तुम्हें पता है ना ह्यूमंस तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, वो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम उनको निराश नहीं करना चाहोगी। अभी सरसी के पास ज्यूरिक का मैसेज आता है और वो उससे कम्युनिकेट करती है। वो कहती है इसको ग्रुप में ब्रॉडकास्ट करो, यहीं से हमारे विश्वास की शुरुआत होगी। तो वो ड्यूरिक से बात करती है और उसको कहती है कि अगर तुम मेरे साथ कोई पॉलिटिकल पैंतरेबाजी करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं इस टाइम मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो कहता है सरसी क्या तुम अकेले में हो? वो कहती है हाँ तुम यही मान लो, मुझे बताओ क्या हुआ।
तो स्प्राइट कहती है देखो कितना झूठ बोलती है और मुझ पे विश्वास नहीं करते ये लोग। तो ड्यूरिक उसको बताता है कि मैं पुलारिया में वापस आया ताकि मैं सुप्रीम वॉल्किन से ऑर्डर ले सकूं। यहाँ मेरे पिता की हालत कुछ अच्छी नहीं है, यहाँ पे कुछ हुआ है। और वो देखता है कि वहाँ पे सभी की लाशें पड़ी हैं और तबाही मची हुई है। वो उसको बताता है कि वॉल्किन और सभी टेक स्टाफ का मर्डर कर दिया गया है। यहाँ पर खून की नदियां बह रही हैं। ये बहुत ही ज्यादा डरावना है। पर्सी कहती है बहुत ही बुरा हुआ, तो इसका मतलब पुलारिया के शासक तुम बन गए ना। तो वो कहता है शायद मैं अभी सस्पेक्ट बन गया हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा पुलारिया जो है वो एक सेकंड सिटी है एटर्नल्स की और इनकी ओलंपिया के साथ ज्यादा नहीं बनती। और इनका लीडर पहले था सुप्रीम लीडर वॉल्किन, जैसे कि वो खत्म हो गया है तो अभी सुप्रीम लीडर बन चुका है ड्यूरिक। तो ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।